नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सारण में 13 लोगों की संदिग्ध मौत पर सारण एसपी का बड़ा बयान सामने आया है। आखिरकार पुलिस ने कबूल कर ही लिया है कि ये मौतें शराब से हुई हैं। तो बड़ा बयान सारण एसपी का सामने आया है, जिसमें ये कबूल कर लिया गया है कि शराब से ही मौतें हुई हैं। एसपी ने कहा कि ये मौतें शराब की वजह से हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस अब तक शराब से मौतों की बात से इनकार करती आ रही थी, लेकिन कई इलाके से भारी मात्रा में शराब मिलने के बाद अब पुलिस बैकफुट पर है। जगदीशपुर गांव में शराब फैक्ट्री मिलने के बाद मकेर थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया, तो चौकीदार को भी निलंबित करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, जिस मुन्ना महतो के घर में शराब की फैक्ट्री मिली, उसके परिजन के साथ अब तक करीब 200 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो देखिए, आप जाकर पुलिस की तरफ से भी ये मान लिया गया है कि जो मौतें हुई हैं वो शराब पीने से हुई हैं। एसपी का ये कहना है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये मौतें शराब पीने से हुई हैं। आपको बता दें कि लगातार परिजन की तरफ से भी ये बताया जा रहा था कि शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद ये मौत हुई है, लेकिन पुलिस इसको संदिग्ध मान रही थी। लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि मौतें शराब पीने की वजह से हुई है, जिसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से अब कार्रवाई की जा रही है। इसकी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसका सत्यापन, जैसा कि डीएम साहब ने भी कहा, मेडिकली और जो उसके लिए अनुसंधान होता है और जो भी चीज़ हमें प्राप्त हुआ है उसका लिंकेज इस घटना से है या नहीं, क्योंकि शराब की बरामदगी केवल उस जगह से भी नहीं बल्कि पूरे जिले में कई जगहों से हो रही है। तो इसका लिंकेजेज हमको एस्टेब्लिश करना है, उसी अनुसंधान में हम लोग लगे हुए हैं। सारण में संदिग्ध मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में 8 और लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह अब मौतों का आंकड़ा जो है वो 13 तक पहुंच चुका है। मढ़ौरा में 2 दिनों के अंदर 4, मकेर में 1 और अमनौर में 2 लोगों की मौत हुई। सभी 13 मौतें 3 दिनों के अंदर हुई है। इस दौरान एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी भी चली गई। पिछले 3 दिनों से संदिग्ध परिस्थिति में हो रही मौतों में से अधिकतर शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उधर सारण के डीएम राजेश मीना ने कहा कि शराब से मौत से इनकार नहीं है। वहीं परिजन भी घर से शराब की बोतलें निकाल कर दिखा रहे हैं कि मौतें शराब से हुई हैं। पति रहा है, का नाम पर बताइए। रुआ नाम था जी। राज रे बोले ना, राजवा के नाम कैसे मर गई हन कैसे दरुआ पी के राजवा मरी का ई दिखा रही क्या है? ये दिखा रही क्या है? यही पिए थे था दारू 1 लोटा में ले लिया नहीं। अच्छा, आया के पिलाई आ पी के बस बेचैनी देने हो गला, उल्टी होके लागल। अच्छा, अब ना दिए अब ना दिए। अच्छा, कहाँ इलाज उलाज भइल? दवाई जब मैंने लिए आ बाद में डॉक्टर जब बेचैनी हो गल प्राण छूटे के बेर, तो डॉक्टर बोलन तो हमरा कुछ नहीं के भल नहीं भल, हम बस डॉक्टर फिर के चल। का नाम बराऊ? चानू पत्नी बनी उनको? दारू पी के। कहाँ से पी के आए? भूलल माझी लगे से। अच्छा, कितना आदमी पी रहे? 5 आदमी पिए। अच्छा, 5 आदमी मर गइल बा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर पुलिस को शराब से मौतों की बात कबूलने में इतना वक्त क्यों लगा? देखिए, शुरुआती दौर में जब मामले सामने आए थे तो उस वक्त जब हमने भी खबर चलाई थी तो प्रशासन ने इसे अफवाह बताया था, जैसा कि डीएसपी का बयान भी सामने आया था। उस वक्त 2-3 लोगों के मरने की ही बात सामने आई थी। प्रशासन ने गांव में गया, जनप्रतिनिधियों से एक पत्र लिखवा करके कह दिया कि ठंड से मौत हुई है। लेकिन जब धीरे धीरे ये मौत के आंकड़े बढ़े हैं तब डीएम ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। एसपी का हस्तक्षेप हुआ। एसपी स्वयं गाँव में गए हैं, प्रभावित गाँव में, वहाँ लोगों से मुलाकात की है और वहाँ के हालात देखने के बाद जिस तरह शराब की बरामदगी हुई, शराब की फैक्ट्री, तो अब प्रशासन ये मान रहा है कि ये मौत के पीछे शराब भी एक वजह हो सकती है। लेकिन अभी भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो 2 लोगों का पोस्टमार्टम किया गया है, उसमें एक की रिपोर्ट, जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, उसमें डीएम का कहना अभी भी है कि ठंड से मौत नहीं है, मौत के कारण जो है हार्ट अटैक बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का
जामा पहनाया जा रहा है। और बिल्कुल संतोष, सवाल तो यही है कि आखिर ये पर्दा डालने की कोशिश क्यों चल रही थी पुलिस की तरफ से? देखिए, सही सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी कानून के बाद सारी जिम्मेवारी पुलिस पर है कि इस तरह की घटनाओं को रोके, और कहीं ना कहीं पुलिस अपनी जिम्मेवारी में विफल रही है। तो पहले पुलिस ने इस मामले में निश्चित तौर पर पर्दा डालने की कोशिश की, थाना असर था, थानेदार के द्वारा भी लापरवाही बरती गई, सही जानकारी पुलिस मुख्यालय तक नहीं पहुंचाई गई, काफी तरीके से इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। लेकिन जब मामला काफी तेजी से आगे बढ़ा, लोग मरने के बाद खुल करके सामने आए, लोगों ने क्लेम किया कि हमारे परिजनों ने शराब पी थी और शराब के बाद मौत हुई थी, तब प्रशासन ने कार्रवाई की और छापेमारी की गई। इलाके में जो शराब कारोबारी जो मुन्ना महतो था उसकी पहचान की गई, उसके ठिकानों पर छापेमारी करके नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब मान रहा है कि कहीं ना कहीं शराब से मौतें हुई है। हालांकि शुरुआती दौर में जरूर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई थी, और इसी को लेकर के एसपी ने बीती रात कार्रवाई की है। मकेर के थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है, जो चौकीदार है उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। जैसे बताया जा रहा है कि उसे निलंबित कर हिरासत में भी लिया गया है। संतोष, जरा मुन्ना महतो के बारे में बताइए, क्या मुन्ना महतो इतना बड़ा रसूखदार है? क्योंकि देखिए अब उनके घर से शराब मिली है और उसके बाद से कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन जिन लोगों की मौत हुई उनके घर का तो चिराग बुझ गया। जी बिल्कुल, आप जिस तरह से देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइज तरीके से शराब निर्माण का काम चल रहा था। शराब के बड़े बड़े गैलन वहाँ पे, स्प्रिट, कच्चा स्प्रिट जो कि काफी जहरीला माना जाता है, थोड़ा सा भी उसका सेवन से इंसान की जान जा सकती है, उस स्प्रिट के बड़े बड़े ड्रम मिले हैं। जो प्रतिबंधित कफ सिरप है जो बिहार में किसी प्रतिबंधित, तो उसका भी वहाँ पे स्टोरेज किया गया था। तो कहीं ना कहीं एक बीच गांव जहाँ जनता बाजार, जहाँ से ये पूरी घटनाओं की शुरुआत हुई, जनता बाजार इलाके में ही लोगों ने शराब पी थी और वहां से अलग अलग जगहों पर गए और मरने की खबरें आनी शुरू हुई। तो पुलिस तो जनता बाजार में गई, मुन्ना महतो जो है उसकी पहचान की गई, उसके ठिकाने पर जब पुलिस पहुंची तो वहां पे सब लोग फरार थे, लेकिन उसके भाई को हिरासत में लिया गया है। उसके साथ और कौन लोग थे, उसके खिलाफ भी एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है। लगातार छापेमारी चल रही, रात भर भी छापेमारी चली है इस मामले, जैसे हमें जानकारी मिली है कि रात भर टीम ने छापेमारी की है मुन्ना महतो को गिरफ्तार करने के लिए। अभी तक उसे गिरफ्तारी की सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की उसमें मुन्ना महतो की पहचान इस कांड के सबसे बड़े अभियुक्त के रूप में की गई, जिसकी दी गई शराब से ही इतनी लोगों की मौतें हो रही है, ऐसा अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। जी, क्या पहले से भी शराब ऐसे मुन्ना महतो की तरफ से बनाया जा रहा था? क्या पहले भी इसका कुछ आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, कई बार वो जेल जा चुका, जैसे कि एसपी ने ही कहा कि 4 बार उसके ऊपर 4 मामले दर्ज है शराब के। तो ऐसे मामले में सबसे बड़ी बात है कि जैसे भी शराब कारोबारी जा रहे हैं जेल से छूट के बाहर आते हैं, फिर वो इसी धंधे में लग जाते हैं। और जो भी यहाँ पे शराब के आदतन अपराधी है उन्हें भी जब पुलिस पकड़ती है तो उसके बाद फिर वो छूट करके बाहर आते हैं, फिर इसी कारोबार में जुट जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है शराब को बंद करने के पीछे कि जो कारोबारी एक बार इस धंधे में आ जा रहे हैं उन्हें लगता है कि ये सबसे इजी मनी है, शराब में काफी पैसा है, और उस पैसे के कारण ही ये लोग लगातार इस तरह के गोरख धंधे में जुटे रह रहे हैं। और ये जो मुन्ना महतो है वही पुराना आदतन शराब का कारोबारी है, कई बार उसे पुलिस पकड़ चुकी है, पुलिस उसे चिन्हित। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह से कार्रवाई कर रहा था, उसके नाम पुलिस के रिकॉर्ड में आ चुका था, तो पुलिस ने उसकी निगरानी क्यों नहीं की? उस गाँव में आखिर इस तरह से घर में शराब की फैक्ट्री कैसे चला रहा था, जहाँ पे रिहायशी इलाका अगल बगल आप देख सकते हैं कि काफी लोग वहां रहते हैं। तो कहीं ना कहीं से पुलिस को इनपुट जरूर मिल रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पे थाने की जिम्मेवारी थी और थानेदार की जिम्मेवारी थी कि इस रिपोर्ट को कलेक्ट करके उस पर कार्रवाई करती। लेकिन पुलिस पूरी तरह से, मकेर थाना पूरी तरह से इस मामले में विफल है, जिसका परिणति ये हुआ कि 13 लोगों की संदिग्ध मौतें हुई, जिसे अब जहरीला शराब कांड बताया जा रहा है। बिल्कुल संतोष, और जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को लेनी होगी। 13 लोगों की मौत हुई है, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन था, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि क्या सिर्फ थानाध्यक्ष को निलंबित कर देने से और चौकीदार को गिरफ्तार कर लेने मात्र से, इतनी कार्रवाई से क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा? बढ़ते हैं आगे। बेगूसराय में उत्पाद विभाग ने बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। शराब को कंटेनर में तहखाने बनाकर छिपाया गया था, जिससे शराब बरामद की गई। हरियाणा नंबर की कंटेनर से शराब लाई जा रही थी। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की, जिसमें शराब को बरामद किया गया है। सिंघौल थाना क्षेत्र के सिंघौल के पास NH 31 से करीब 300 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य करीब 30 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने कंटेनर से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। तलाशी में 300 कार्टून विदेशी शराब में डबल नंबर दोनों की जब्त किया गया है, जो लगभग 2700 लीटर उसकी मात्रा है। तीनों तस्कर हैं, अभी उसकी जांच चल रही है कि उसमें कौन ड्राइवर थे और कहां से है। सब तीनों तस्कर ही हैं,
और उसमें जो कंटेनर उसमें गुप्त तहखाना बनाया हुआ है, उसी में ये बरामद हुआ। बड़ी खबर बांका से है, जहां पुलिस ने झाड़ी में छिपाकर रखे गए बम बनाने के सामान को बरामद किया। महेशाडीह बहियार के पास से बम बनाने के सामान जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि बांका पुलिस हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए महेशाडीह गई थी, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। इसी दौरान खोजबीन के दौरान खेत में झाड़ियों के बीच बने गड्ढे से 5 पोटली मिली, जिसमें बम बनाने के सामान थे। आपको बता दें कि महेशाडीह के पास ही बालू घाट है, जहां से निकलने वाली गाड़ियों पर कई बार बम से हमला कर ट्रक लूटा गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर दानापुर से है, जहां फुलवारी शरीफ पुलिस ने करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी करने वाले जालसाज को धर दबोचा। जालसाज का नाम सागर नारायण तिवारी है, जो रुपसपुर का निवासी है। पेशे से इंजीनियर, जालसाज पर पैसे मांगने पर कई लोगों को धमकाने की भी कोशिश करने का आरोप है कि उसने लोगों से कई कंपनियों की महंगी गाड़ियां दिलाने और उन्हें सरकारी विभागों में भाड़े पर चलवाने के नाम पर मोटी रकम की उगाही की है। उस पर करीब 80 लोगों से लाखों रुपए की ठगी का आरोप है। उसने गाड़ियों को अपराधियों को भी बेचा था, जिनका इस्तेमाल आपराधिक वारदात में होता था। फुलवारी शरीफ थाने में तबियत बिगड़ने के बाद उसे एम्स में इलाज के लिए भेजा गया है। नारायण तिवारी जो है गोला रोड में रहते हैं, वो गाड़ी के नाम पर तोड़गिरी कर रहे हैं। हम लोग का 5 लाख रुपया और मेरे ससुर जी का 5 लाख रुपया गाड़ी का लिए, और 2 साल हो गया आज तक। आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, चेक सारा बाउंस हुआ। सारा चेक का कॉपी है, आपको एग्रीमेंट दिखा रहे हैं। सारा एग्रीमेंट कितने लोगों का लिए हुए? कम से कम 80 आदमी से पैसा लिया हुआ। छपरा में एक सरकारी स्कूल में घोटाले का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मांझी प्रखंड के हलखोरी शाह उच्च विद्यालय में लड़कियों के लिए चलाई जा रही सैनिटरी नैपकिन और पोशाक योजना का लाभ लड़कों को दिया गया है। विद्यालय में इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब पूर्व प्रधानाध्यापक की सेवानिवृत्ति के बाद नए प्रधानाध्यापक ने पदभार ग्रहण किया और बैंक स्टेटमेंट की जांच की। बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि लड़कियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का पैसा लड़कों के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि वैसे छात्रों के नाम भी पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं जिनका नाम स्कूल के रजिस्टर में नहीं है। घोटाले को लेकर प्रधानाध्यापक रईस उल एहरार खान ने डीएम को पत्र लिखा है। इस पत्र से विभाग में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के डीपीओ ने कहा कि अगर जांच में मामला सही पाया जाता है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। उस स्टेटमेंट का अवलोकन किया और अपने स्कूल के एडमिशन रजिस्टर से हमने मिलान किया, तो मैंने इसमें देखा कि बहुत से ऐसे नाम दिख रहे हैं जिनके खातों में पैसा गया है, वो स्कूल के एडमिशन रजिस्टर में नहीं है। जो मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना है, यानी नैपकिन योजना, उसके पैसे मुझे उस स्टेटमेंट में दिखाई दिए कि वो लड़कों के खाते में गए हैं। कुछ इस तरह के भी अन्य और भी तरह की अनियमितताएं जो है वो मुझे दिखाई दी, तो मैंने इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को 16/6/2021 को सबसे पहले दिया। उसको हम देख लेते हैं, कागज पूरा रजिस्टर आज देख लेते हैं, है ना। पूरा रजिस्टर देख लेंगे और जो भी बैंक का स्टेटमेंट है वो देख लेंगे, और अगर कुछ भी अनियमितता वित्तीय अनियमितता आती है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अब छपरा के स्कूल में घोटाले के खुलासे पर कई सारे गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। छात्रों को आखिर कैसे मिल रहा छात्राओं की योजना का लाभ, बेहद ही अहम सवाल ये भी है कि 3 साल से जारी घोटाले की भनक किसी को भी क्यों नहीं लगी, और आरोपी प्रिंसिपल पर आखिर कब विभागीय कार्रवाई होगी। बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव से पहले राजनीति गर्माती दिख रही है। बीजेपी और जेडीयू में सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। हालांकि दोनों दलों ने कहा कि सीटों का बंटवारा एनडीए की बैठक में होगा। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने एनडीए में ही सीटों के बंटवारे पर जारी उठापटक पर चुटकी ली है। तक विधान परिषद
में सीटों के तालमेल का सवाल है, वो एनडीए में 100 समय सब बातें तय हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है तो नेचुरल है, और रहा कि जो और भी हमारे घटक दल हैं गठबंधन में हैं तो उन पर भी भारतीय जनता पार्टी उनका भी ख्याल करती है, ध्यान रखती है। इन चुनावों में एनडीए की क्या रणनीति होगी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कहां कौन से उम्मीदवार लड़ेंगे, इन सब पर अंतिम रूप से फैसला एनडीए की बैठक में एनडीए के शीर्ष नेता लेंगे। अब दावे करने के लिए तो कोई कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें मीडिया ट्रायल से थोड़ी होती हैं। अंतिम रूप से निर्णय एनडीए की बैठक में ही शीर्ष नेताओं के द्वारा किया जाएगा। तो हम तो बस ये कहेंगे कि इनकी जो दो सहयोगी पार्टियां हैं, हम और वीआईपी, ये दोनों पार्टियां उन्हीं के साथ न्याय कर दें। एमएलसी का चुनाव है, दोनों को न्याय चाहिए। ये सिर्फ अपने सहयोगियों के साथ न्याय कर दे तो हम मान लें कि इनको खुद के ही नारों पर भरोसा है, वरना ये तो पूरा देश जानता है कि दोनों जुमलेबाज हैं। एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ दिनों से लगातार दोनों दलों में हर मुद्दे पर खटपट है और घमासान मचा हुआ है। तलवारें खिंची हुई हैं जेडीयू बीजेपी के अंदर भी। जो छोटे दल हैं जिनके दम पर सरकार है, मुकेश सहनी जी, आदरणीय मांझी जी, उनको तो कोई तवज्जो ही नहीं वहां मिल रहा है। ठंड से ठिठुर रहे कटिहार में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हाड़ कपाती ठंड में बेजुबानों की भी दशा सामने रखी है। यहां फलका प्रखंड में ठंड से बचने के लिए जहां लोग अलाव के सहारे रहने को मजबूर हैं, वहीं बेजुबान जानवर भी सर्दी से मुकाबला के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की मांग की है ताकि हाड़ कपाती ठंड में आम लोगों के साथ बेजुबानों को भी राहत मिल सके। और आज हम स्टेशन परिसर में इसलिए लगाए कि यहाँ पे जितने मुसाफिर हैं जो ठंड से जुड़ते हैं, जो जिनका ट्रेन छूट जाता है या नहीं ट्रेन पकड़ पाते हैं, तो वो अलाव की व्यवस्था से वो काफ़ी खुश हैं। आप पूछ सकते हैं रिक्शा चालक से या मुसाफिर से। और इसी बीच मधुबनी से बड़ी खबर सामने आ रही है। मधुबनी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको मधुबनी से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया है। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। NH 57 पर खोपा के पास ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि फुलपरास थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।